बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। और हमने स्टार्ट किया हुआ था एमडी कैट का फर्स्ट यूनिट द सेल, और अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। होप सो अच्छे तरीके से आपको समझ आ रही है और अच्छे तरीके से आप पढ़ भी रहे होंगे। लास्ट टाइम भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, अच्छे तरीके से उसे स्टडी कीजिएगा और प्रैक्टिस नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, असाइनमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से उनको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो इन्हीं 2-3 मंथ में चल रहा होता है। अगर इन 2-3 मंथ को आप इग्नोर कर जाएंगे तो फिर ये ना हो कि पूरे 2 साल की मेहनत एक तरफ चल जाए और आपको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़े। तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैं हर दफा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, एमडी कैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस को कभी भी आपने कम नहीं करना। सो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे और हर स्ट्रक्चर के बारे में मैं साथ साथ बताता रहा कि ये प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में होता है, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है या विदाउट मेम्ब्रेन है। तो आइए जी, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया, साथ हमें डिस्कस करना है जी प्लास्टिड्स, साथ उसके हमें डिस्कस करना है जी न्यूक्लियस, और साथ ही उसके हमें डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये 4 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेंस में कि इनमें से एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप रेगुलर स्टडी करके आए तो आपको मालूम होगा ये कितने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास पेपर में बड़ी दफा आ चुके हैं। अब जब आप एमडी कैट में भी आए हैं तो उनमें भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इनमें से एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपने ट्राई करना है कि इनको गौर से सुनना है ताकि आपको मालूम पड़े कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लर्न करते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स को आपने प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन अगर हम करें तो माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। जरा चेक कीजिए, यहां पर कंडीशन लगा दी गई है, बोला गया है यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। इसका मतलब आपको ये आइडेंटिफाई रहना चाहिए, ये आपको कंफर्म रहना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो मैंने बड़ी दफा बताया कि जिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए वो यूकैरियोट में होगा कि प्रोकैरियोट में होगा। दूसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है या विदाउट मेम्ब्रेन। उसके बाद आपने उसकी बाकी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो पहली बात जो हमने की, हमने कहा ये क्या है जी, वेरी इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। सो व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी भी तो स्ट्रक्चर आपने पढ़े, उनमें से आपने किसी के साथ क्यों नहीं ये वर्ड यूज किया मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट थे। वहां हमने इंपॉर्टेंट का वर्ड क्यों यूज नहीं किया और यहां क्यों कर रहे हैं? असल में है ये कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। Why we called it as a power house of the cell? अगर आपको वापडा के बारे में बताओ तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हमें, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और जनरेट करके हमें जो है वो सप्लाई करता है ताकि हम क्या कर सके, उससे अपने अप्लायंसेस वगैरह चला सके। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी क्या करता है, ये सेल के अंदर एनर्जी पैदा करता है और एनर्जी पैदा करके सेल को सप्लाई करता है ताकि सेल क्या करे, उसे डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज कर सके। जब उस एनर्जी को डिफरेंट फंक्शन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है और वो एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सवाल ये पैदा होता है, ये एनर्जी किस तरह पैदा होती है? तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी कि ये एनर्जी किस तरह पैदा होती है। अब ये क्या करता है और किस तरह करता है, इससे पहले हम चलते हैं जी इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की तरफ। अब जरा स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में देखिए, द फर्स्ट वन इज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो तो ये आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, लेकिन अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखो तो ये आपको जो है वो बड़ा वेसिकल की फॉर्म में, रॉड की फॉर्म में नजर आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी अपनी क्या करता है, शो करता है। अब वो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी किस तरह की होगी, क्या क्या नजर आएगा, आइए जरा देखते हैं।
ये देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को गौर से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा, स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिफाई हो रहा है इसकी सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये हुआ ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो ये मालूम होना चाहिए कि कितनी मेम्ब्रेन्स हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी इसकी सराउंडिंग में 2 होंगी। अब तक जितने स्ट्रक्चर आपने पढ़े ज्यादातर जो थे वो सिंगल मेम्ब्रेन थे, और जब आप आए राइबोसोम के बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में, तब आपने कहा वो विदाउट मेम्ब्रेन थे। जबकि वैक्यूल आपने पढ़ा, लाइसोसोम आपने पढ़ा, गोल्गी एपैरेटस आपने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा, वो सारे के सारे क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या है जी? स्ट्रक्चर है। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल क्या होती है? स्मूथ होती है, और एक उसकी क्या होगी? इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसने क्या की होती है? अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाई होती है। वो जो फोल्डिंग्स हैं जो अंदर की तरफ बनी होगी, ये फिंगर लाइक होंगी, हाईली अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होंगी, ताकि अंदर की तरफ सरफेस एरिया मैक्सिमम क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। वो जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। अब क्रिस्टी जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन है। ये जरा डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम में देखिए, ये जो बाहर आपको नजर आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपके पास है इनर मेम्ब्रेन, और ये जो आपको बाहर बिल्कुल बाहर नजर आ रही है आपके पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या हो रही है? शो हो रही है, जिसमें बेशुमार आपको क्या नजर आ रही है? इनफोल्डिंग नजर आ रही है। और जो बिल्कुल बाहर आपको नजर आ रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है, जिसने बाहर प्रॉपर क्या किया हुआ है? इन्वेलप किया हुआ है, और वो इन्वेलप बिल्कुल क्या है? स्मूथ। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर जो है वो एक प्रॉपर क्या किए हुए? शेप मेंटेन रखे हुए, और जो इनर है उसने सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या की हुई है? बेशुमार इनफोल्डिंग की हुई है। आइए जरा स्ट्रक्चर इस तरह भी देखते हैं। ये आपको स्क्रीन पे माइटोकॉन्ड्रिया शो हो रहा है, चेक कीजिए। ये जो पहला सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये इसकी क्या है जी? आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, ये जो आपको नजर आ रही है अंदर इनफोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, ये जो अंदर आपको इनकी इनफोल्डिंग बन रही है, उन इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। नेक्स्ट, अंदर की तरफ जो फ्लूइड है which is the matrix of the mitochondria। अब मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बता रहा हूं, बाकी आगे जाके बताऊंगा। यहां जो मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक है ये आपके पास डीएनए, और दूसरा जो आपके पास है वो राइबोसोम है। यहां पर एक बात एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रहनी चाहिए वो ये, यहां मैंने बताया राइबोसोम और साथ मैंने बनाया डीएनए। तो डीएनए तो ज्यादातर कहां होता है? क्रोमोसोम के अंदर। यहां भी हमारे पास डीएनए है। इज देयर एनी difference between the DNA of the mitochondria and the DNA of the न्यूक्लियस? डेफिनेटली डिफरेंस है। याद रखना है आपने, डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो सर्कुलर होता है। ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है, और ये अक्सर बात पूछी जाती है। प्रोकैरियोट का भी डीएनए सर्कुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए सर्कुलर होता है। इस तरह ये प्रोकैरियोटिक रिजेंबलनेस शो कर रहा है। साथ मैंने यहां पे लिखा कि इसमें राइबोसोम्स भी हैं। अब राइबोसोम जो है वो क्या साइटोप्लाज्म के राइबोसोम जैसे ही होते हैं या आरईआर के राइबोसोम जैसे ही होते हैं? तो याद रखिएगा, जो सेल के आरईआर और साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम होते हैं वो 80S वाले होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम होते हैं वो 70S वाले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डीएनए भी डिफरेंट है और इसका राइबोसोम भी डिफरेंट है। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर शो रिजेंबलनेस विद द प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोनों के दरमियान कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिजेंबलनेस शो कर रहा है? और आपसे नीचे वो ऑप्शन दे दे कि जी विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिजेंबल नहीं होती क्योंकि वहां पे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल है, और एक में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सेकंड आपसे पूछ ले जी विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल से भी रिजेंबलनेस नहीं हो सकती। एक तरफ पेप्टिडोग्लाइकन है तो एक तरफ क्या है जी? सैलूलोज या काइटिन वगैरह यूकैरियोट के केस में। तीसरा वो आपको पूछ लेता है जी राइबोसोम, और चौथा वो आपको पूछ लेता है जी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो आंसर आपके पास क्या बचता है जी? राइबोसोम। इसी तरह डीएनए से रिलेटेड भी एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है। आइए जी मजीद चलते हैं स्ट्रक्चर में। तो हमने कहा इनर मेम्ब्रेन क्या करती है जी? चैम्बर बना रही है। उस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब जरा मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं अभी बताई, वो भी गौर से सुन लीजिएगा। मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 है राइबोसोम होता है, नंबर 2 डीएनए होता है,
अब राइबोसोम का होना क्या आइडेंटिफाई करता है? राइबोसोम का होना ये आइडेंटिफाई करता है कि यहां पे क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, डेफिनेटली इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज होनी है, सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है ताकि एनर्जी पैदा की जाए, तो उसके लिए जो एंजाइम्स होंगे डेफिनेटली वो इस प्रोटीन से क्या किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। और डीएनए का होना क्या शो करता है, डीएनए का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी जरूरत पड़ने पर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, ये अपनी तादाद को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इन अ सेल डिपेंडिंग अपॉन the physiological state of the cell. Physiological stands for functions of the cell. मीन अगर एक सेल ऐसा है जो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर रहा है, सपोज कीजिए मैं बात करता हूं आपके मसल्स के सेल बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, आपके लीवर के सेल बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, तो उनके एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकली स्टेट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वो सेल काम करेगा उतने ज्यादा उसमें क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। अब ऊपर हमने बात की कि जी एंजाइम्स बनेंगे। अब वो एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, वो एंजाइम डेफिनेटली रेस्पिरेशन करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैंने पहले भी बताया था, और उसका लास्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया जब सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करता। और एरोबिक का लास्ट फेज जिसे आप क्रेब्स साइकिल कहते हो वो यहां पे क्या हो रहा होता है, परफॉर्म हो रहा होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स में क्या है जी, एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। अब यहां पे एक बात मैंने कहा, यहां पे क्या है जी, हमारे पास कोएंजाइम है। तो कौन से कोएंजाइम्स होते हैं, जो मोस्ट फेमिलियर कोएंजाइम है, याद रखिएगा एमसीक्यू का पॉइंट है, वो है NADH। ठीक है जी, NAD होता है जो कि H को रिसीव करके NADH में और दोबारा H को रिमूव करके दोबारा NAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो कोएंजाइम है वो है NAD जो कि डाई न्यूक्लियोटाइड है। आइए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जी F1 पार्टिकल क्या होता है। जो स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, छोटी छोटी नोब्स बनाती है, उन नोब्स को हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। अब जरा देखिएगा, ये आपको एक छोटी सी नोब नजर आ रही है। इस नोब को अगर मैं बाहर निकाल के देखूं तो बाहर निकाल के ये नोब कुछ इस तरह से आपको अपीयरेंस देगी। चेक कीजिए, ऊपर एक बॉल शेप स्ट्रक्चर है, उसके नीचे एक आपको डंडी नजर आ रही है। ये जो बॉल है इसे हेड कहते हैं, नीचे जो डंडी उसे पेडिसल कहते हैं, उससे नीचे बेस है। पूरा स्ट्रक्चर क्या है, F1 पार्टिकल। और आप इनर मेम्ब्रेन में देख रहे हैं तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात वंस अगेन एमसीक्यू का नोट कर लीजिए इस बात को, F1 पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये एटीपी बना रहा होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, एटीपी की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। लेकिन अगर एटीपी की फॉस्फोरिलेशन ये जो है, ये एटीपी की फॉर्मेशन जो है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही हो तब इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि F1 पार्टिकल क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। और अगर आप नाम जानना चाहते हैं इसका, साइंटिफिक नेम इसका होता है ऑक्सीसोम। ऑक्सी स्टैंड्स फॉर जो ऑक्सीजन को यूज करेगा, सोमा कहते हैं बॉडी को, यानी ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बनाने वाली बॉडी, ऑक्सीसोम इसे कहा जाता है। आइए जी अगर फंक्शन की तरफ चले माइटोकॉन्ड्रिया के, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में नंबर 1, एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी निकालेगा फूड को ब्रेक करके, और उस एनर्जी को हम यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब स्टूडेंट्स जब एटीपी बनाया जाएगा तो एटीपी जो है वो डेफिनेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। वो एनर्जी कहां से आएगी, फूड के अंदर बॉन्डिंग को ब्रेक किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर बॉन्ड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लिपिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, प्रोटीन के अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो जब ये आपकी बॉडी में जाते हैं तो इनकी बॉन्डिंग्स को ब्रेक किया जाता है, और बॉन्डिंग को ब्रेक करके वहां से एनर्जी को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, C.N नहीं, C
बॉन्ड H, जी बिल्कुल यही वाला बॉन्ड होता है जो मैक्सिमम क्या करता है, एनर्जी देता है। तो फूड में से प्रेफर किया जाता है इन बॉन्ड्स को तोड़ के क्या किया जाए, एनर्जी ली जाए। ओके जी, अब ये क्या करेगा, ये जो एनर्जी पैदा करेगा उसे सप्लाई कर देगा आपकी बॉडी को, ताकि आप उसे क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। इसी की बिहाफ पे तो हमने इसे क्या कहा था, इसी की बिहाफ पे हमने इसे कहा था पावर हाउस ऑफ दी सेल। और ये जो एनर्जी का बनना है, इस एनर्जी के बनने को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। तो स्टूडेंट चेक कीजिएगा, इसी बिहाफ पे आपने से क्या कहा था, पावर हाउस। अब चेक कीजिए, आपने कहा जी इसका काम एनर्जी पैदा करना। अब ये जो एनर्जी पैदा होगी, इसका जो हिस्सा आप यूज कर सकते हैं वो आप यूज कर लेंगे, जबकि जो सरप्लस एनर्जी है उसको बॉडी में स्टोर कर दिया जाएगा। जब उसको बॉडी में स्टोर कर दिया जाएगा तो जरूरत पड़ने पर, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसे यूज कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को तो एटीपी बोलते हैं। उसी को तो हमने एटीपी की फॉर्म में क्या किया, स्टोर किया। फिर बता रहा हूं, एटीपी का बनना फॉस्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। चेक कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या कर रहा है जी, ग्लूकोज आ रहा है। अब यदि ग्लूकोज आएगा सेल के अंदर, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, पायरुवेट। लेकिन पायरुवेट अब आइडेंटिफाई करेगा क्या ऑक्सीजन है। अगर तो ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट, आप चेक कीजिए, ब्रेक हो गया लैक्टिक एसिड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल फर्मेंटेशन। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन है, जैसे ये चेक कीजिए, ये आपको ऑक्सीजन अंदर जाती हुई नजर आ रही है। जैसे ही सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो जो पायरुवेट था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो क्रॉस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा। और ब्रेक होके हमें क्या देगा, हमें देगा जी एटीपी, साथ क्या पैदा करेगा, CO2 और H2O। अब ये जरा वीडियो देखिए जिसमें आपको इसके फंक्शन आसानी से क्या होंगे जी, नजर आ जाएंगे। Mitochondria, structure and function. Objective: to learn about the structure and functions of mitochondria. Mitochondria are located in the cytoplasm of cells and are among the largest cell organelles within a cell. They are called powerhouses of cells because they convert energy into forms that are usable by the cell. Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound by two membranes. Each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer membrane is smooth, while the inner membrane has many inward folds called cristae. The folds increase the surface area and are the working surfaces for mitochondrial reactions. The inner membrane is selectively permeable to certain molecules, such as pyruvic acid and adenosine triphosphate (ATP). On the cristae, sugar is combined with oxygen to produce ATP, the primary energy source for the cell. The space surrounding the cristae is a matrix filled with dense solution containing enzymes, coenzymes, water, and other molecules involved in cellular respiration. Mitochondria are the sites of cellular respiration, which finally generates fuel for the cell's activities. आपको समझ आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का इससे स्ट्रक्चर और फंक्शन। एक चीज जो एमसीक्यू के लिए आपने याद रखनी है, हमने कहा कि एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज क्या होगा, F1 पार्टिकल। अब F1 पार्टिकल जो है वो बेसिकली पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। वहां से इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को ट्रांसफर किया जाता है ताकि एनर्जी को क्या करवाया जाए, जनरेट करवाया जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उस इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास अच्छी खासी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं, ताकि क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर को और रेसिपिएंट को रिसीव किया जाए ताकि एनर्जी बनाई जाए। आइए जी इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करते हैं। ईटीसी अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैंने अभी बताया, आउटर मेम्ब्रेन, बीटा इनर मेम्ब्रेन, चार्ली मैट्रिक्स, डेल्टा आउटर कंपार्टमेंट। तो डेफिनेटली कहां है जी, इनर मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो आइए जी नीचे है लाइसोसोम,
राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, तो इनमें से मेम्ब्रेन बाउंडेड बताने हैं। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड है, राइबोसोम विदाउट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो तीन आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो बीटा इसकी क्या बनेगी जी, ऑप्शन बनेगी। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन shape of the organism, physiological state of the cell, size of the cell, types of the organism। तो याद रखिएगा physiological state of the cell जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, जितना वो सेल काम करेगा उतने ज्यादा उसके क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होता है, इसका जो अल्फा है वो हमारे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट जी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्रिस्टी। तो क्रिस्टी का मेन फंक्शन टू होल्ड द वेसिकल फॉर्म, increase the surface area, increase the density of the organelle, delta all of these। तो याद रखिएगा increase the surface area, इसका काम होता है जितनी ज्यादा क्रिस्टी होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे आपके पास क्या होंगे जी, ETC, उतनी ज्यादा एनर्जी बनने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। एक और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, which one of the following is the organelle of the organelle। अल्फा ऑप्शन है आपके पास लाइसोसोम, बीटा ऑप्शन है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, चार्ली ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास जो है सपोज कीजिए न्यूक्लियस। तो आंसर इसका क्या होगा, राइबोसोम होगा, क्योंकि राइबोसोम इटसेल्फ क्या है, ऑर्गेनेली, और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, तो वो बन गया ऑर्गेनेली ऑफ दी ऑर्गेनेली। आइए जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं, विच इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड आपके पास क्या है जी, प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन था, ये भी आपके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। पिगमेंट कंटेनिंग कंपाउंड, पिगमेंट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट कहते हैं। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। अब देखिएगा जी यहाँ पे फिर एक कंडीशन आ गई कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट में होगा, ये एनिमल में नहीं होगा। तो मैं बार बार बता रहा हूं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर किस में है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। और अगर प्रोकैरियोट में है तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है या विदाउट मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट में है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड है या विदाउट मेम्ब्रेन है। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि यूकैरियोट में भी आगे फर्दर प्लांट्स में है कि एनिमल में। तो हमने कहा ये किन में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट जी हमारे पास प्लास्टिड की टाइप्स चलते हैं। तो तीन टाइप्स होती है, नंबर वन क्लोरोप्लास्ट, नंबर सेकंड क्रोमोप्लास्ट, नंबर नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट। आइए जी जरा हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं, विच इज क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है जी, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, और ये होता क्या है, पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। और उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। अब ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा वो क्लोरोफिल है, उसकी बिहाफ पे प्लांट का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, और उसी की बिहाफ पे प्लांट क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। सो ये क्या करेगा, अब्सॉर्ब लाइट एंड मैन्युफैक्चर फूड, ताकि क्या कर सके, प्लांट सर्वाइव कर सके। गिव ग्रीन अपीयरेंस टू द प्लांट। अब वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल, अब फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है जी, ग्रीन अपीयरेंस दे रहा है प्लांट को। ये जो प्लांट को आपको ग्रीन नजर आते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लोरोफिल नजर आते हैं। आइए जी क्लोरोप्लास्ट में आगे अगर हम चलें तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का काम, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। चेक कीजिए, आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इनको CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और याद रखिएगा क्लोरोफिल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ओके जी नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन करें किस किस का, एक तरफ हमारे पास है हीमोग्लोबिन और दूसरी तरफ हमारे पास है हमारा क्या, क्लोरोफिल। इन दोनों का कंपैरिजन किए तो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके आना, ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। जबकि जो क्लोरोफिल है इसका काम है ग्रीन अपीयरेंस देना और फोटोसिंथेसिस करना। अब दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन अगर आप इन दोनों की कॉम्पोजिशन देखें तो ये देखिए जी, कॉम्पोजिशन आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर का और रेड कलर का। जो रेड कलर का है ये आपका हीमोग्लोबिन है, जो ग्रीन कलर का है ये आपके पास क्या है जी, आपका क्लोरोफिल है। सेंटर में देखिए, एक तरफ मैग्नीशियम है, एक तरफ आयरन है, तो सेंट्रल एटम का डिफरेंस है, और वो क्या है जी, एक तरफ आयरन और एक तरफ क्या है, मैग्नीशियम। तो सेंट्रल
एटम के डिफरेंस की वजह से इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो अगर सिर्फ क्या हो जाए, आयरन को रिप्लेस करके मैग्नीशियम कर दीजिए या मैग्नीशियम को रिप्लेस करके आयरन कर दीजिए, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिफरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए जी इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की तरफ चलते हैं। अब स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में हमारे पास क्या है जी, ये आप चेक कीजिए, सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सबसे बाहर स्ट्रक्चर होगा जी इनवेलप। अब इनवेलप आपके पास क्या है जी, डबल मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, और आपके पास ये वाला क्लोरोप्लास्ट भी क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये नीचे वाली में आपको बेशुमार सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ईच सैक नाउन एज थैलोकॉइड, और वो जो थैलोकॉइड होती है उनके स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। सो इनवेलप के बाद नेक्स्ट वन इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड था, इस तरह क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स है, डीएनए है, और कुछ प्रोटीन्स होंगी जो डेफिनेटली क्या करेंगी, राइबोसोम्स की बिहाफ पे बनेंगी। अब देखिए डीएनए जो है उसकी बिहाफ पे ये अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। इस तरह हम इसे बोलेंगे ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और राइबोसोम भी है, तो ये प्रोटीन भी बना सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है, राइबोसोम इसके डिफरेंट होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक, यानी ये वाले राइबोसोम भी क्या होते हैं 70S, और डीएनए यहाँ पे भी क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो इस तरीके से ये रिजेंबलनेस शो कर रहा है विद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको याद होगा क्या था, वो था राइबोसोम जो था वो 70S वाले थे, और साथ वहां पे भी जो थी प्रोटीन अवेलेबल थी, और साथ डीएनए था वो भी क्या था, सर्कुलर। नेक्स्ट, तो सम प्रोटीन सिंथेसिस हियर, ये पहले भी बात कर दी हमने, क्योंकि डेफिनेटली राइबोसोम्स होंगे तो उनकी बिहाफ पे क्या होगी, प्रोटीन बनेगी। नेक्स्ट, साइट वेयर CO2 इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर फूड। तो ये वो साइट होती है जहां पे CO2 को फिक्स किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास जो थे वो फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट थे, एक को आप बोलते थे लाइट रिएक्शन, और एक को क्या आप बोलते हैं आप, डार्क रिएक्शन। जो हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है, याद रखिएगा ये वो रिएक्शन होता है जिसमें जो है वो फोटोलाइसिस होती है, बनी पानी को ब्रेक किया जाता है और साथ एटीपी बनाया जाता है। तो एटीपी यहाँ फोटोसिंथेसिस में भी बन रहा है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में भी बन रहा था। एटीपी का बनना फॉस्फोरिलेशन, वहां पे भी एटीपी बनना था, वो भी क्या था, फॉस्फोरिलेशन। तो डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, जब यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है तो वो होगी आपके पास क्या, वो होगी फोटोफॉस्फोरिलेशन, लेकिन जब वहां हो रही है तो उसे आपने क्या कहा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। तो खैर मैंने बताया लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। सो लाइट रिएक्शन आपका थैलोकॉइड मेम्ब्रेन्स पर होता है, ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है। और जो आपका डार्क रिएक्शन है जिसे आप कैल्विन साइकिल कहते हैं, वो आपका कहां होता है जी, स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा इन्वॉल्व है फॉर डार्क रिएक्शन, जिसे आपने कैल्विन साइकिल भी किसी जमाने में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जी हमारे पास स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। अब स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में हम चलते हैं, तो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में मजीद हमारे पास स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया जो था, इनवेलप बता दिया, और दूसरा मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया वो क्या था, इसका स्ट्रोमा। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास थैलोकॉइड। जरा चेक कीजिए, आपको थैलोकॉइड नजर आ रहा है, ये जो एक सैक है, इस एक सैक को हम क्या बोलते हैं, थैलोकॉइड बोलते हैं। अब इस थैलोकॉइड के अंदर ये जो आपको कई थैलोकॉइड के स्टैक नजर आ रहे हैं, ढेर नजर आ रहे हैं। अब एक ढेर को हम क्या बोलते हैं, एक ढेर को हम बोलते हैं ग्रैना, और ये है क्या, बेसिकली फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल, और जब कंट्रोल क्लोरोफिल है तो इसकी बिहाफ पे ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का भी कौन सा हिस्सा, लाइट रिएक्शन। और जब इनका एक स्टैक बन जाता है तो स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रैना। और ग्रैना आपस में जब इंटर लिंक होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रैना। याद रखिएगा जो इंटरग्रैना होता है वो नॉन ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम जी फंक्शंस की। तो फंक्शन में इसका काम पहले भी बताया, गिव ग्रीन अपीयरेंस,
ताकि क्या हो सके, प्लांट जो है वो ग्रीन नजर आए। और फोटोसिंथेसिस, लाइट डेफिनेटली लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और साथ एटीपी बनाएगा। और एटीपी का बनना यहाँ पे क्या कहलाता है, वो है जी आपके पास फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट आते हैं जी हम क्रोमोप्लास्ट की तरफ। अब क्रोमोप्लास्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये भी आपके पास जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और द इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन, तो जो ग्रीन कलर है पौधे का वो तो है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन ग्रीन के अलावा जो दूसरे कलर है, मिसाल के तौर पे जब फ्रूट रिप हो गया उसका डिफरेंट कलर होता है, ग्रीन नहीं होता। या आपके पास जो फ्लावर्स की पैटर्न्स होती हैं उनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है, वो होता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। चेक कीजिए नीचे आपको जो है वो पॉलिनेशन होती नजर आ रही है कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करना टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ये आपके पास क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। अब स्टूडेंट ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, दे आर कलरलेस। तो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इन दो में पिगमेंट होते हैं, जबकि इसमें पिगमेंट नहीं होता। तो ये क्या है, दे आर ट्रायंगुलर शेप फूड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये फूड को स्टोर करते हैं और ज्यादातर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स में। और वो अंडरग्राउंड पार्ट्स कौन से होते हैं हमारे पास, वो अंडरग्राउंड पार्ट हमारे पास होते हैं रूट्स वगैरह, वहां पे ये क्या कर रहा होता है, फूड वगैरह को स्टोर कर रहा होता है। ओके जी, अब जरा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करते हैं। हाउ मेनी थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन वन ग्रेनम। तो अल्फा है जी 30, बीटा है जी 40, चार्ली है जी 50, डेल्टा है जी 100। तो याद रखिएगा 100 जो वो 50 जो है वो होती है चार्ली, ऑप्शन इसकी एक्यूरेट है। 50 से 60 तादाद होती है। नेक्स्ट, सेंट्रल एटम ऑन हीमोग्लोबिन दैट व्हाइल इन क्लोरोफिल इज इट इज। सो अल्फा है जी कैल्शियम एंड सोडियम, बीटा है जी मैग्नीशियम एंड आयरन, चार्ली है जी आयरन एंड मैग्नीशियम, डेल्टा है जी आयरन एंड कैल्शियम। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन पहले है तो आयरन आएगा, क्लोरोफिल बाद में है तो मैग्नीशियम आएगा, तो चार्ली ऑप्शन बनती है। विच हेल्प इन पॉलिनेशन, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो हमारे पास जो है वो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज बतानी है। द फर्स्ट वन इज बोथ आर डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है जी बीटा सर्कुलर डीएनए, चार्ली राइबोसोम प्रेजेंट 70s वाले। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज है क्योंकि दोनों डबल मेम्ब्रेन है, दोनों में सर्कुलर डीएनए है, दोनों में 70s वाले राइबोसोम है, तो ऑल ऑफ दीज बनता है। नेक्स्ट है जी इसकी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी में याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया था 1931 में। और ये बिल्कुल सेल के क्या होता है, सेंटर में लाई कर रहा होता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो है हम ऑब्जर्व कब कर सकते हैं, याद रखिएगा कि जब सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि तब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अगर तो बॉडी में एक न्यूक्लियस है तो उसे आप क्या बोलोगे, मोनोन्यूक्लिएट। लेकिन अगर दो न्यूक्लियस है तो आप उसे बोलोगे बाइन्यूक्लिएट, और अगर कहीं है तो तब आप इसे क्या बोलोगे, मल्टी न्यूक्लिएट। आप नॉर्मल सेल जो होते हैं हमारे वो आपके पास क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट, स्पोर का जो एक सेल होता है वो बाई न्यूक्लिएट होता है। और मल्टी न्यूक्लिएट तो आपका जो स्केलेटल मसल है वो एग्जाम्पल है आपके पास किसकी, मल्टी न्यूक्लिएट की। अगर हम लोकेशन की बात करें तो एनिमल सेल में तो ये बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि प्लांट के अंदर अगर आप देखें तो प्लांट का सेल बहुत बड़ा होता है। उस बहुत बड़े सेल के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वैक्यूल बहुत बड़ा है। उस बहुत बड़े वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे क्या होता है, पड़ा होता है। तो इस वजह से प्लांट में तो ये एक सेंटर पे हो, एक साइड पे होगा, जबकि एनिमल में ये बिल्कुल क्या होता है जी, सेंटर में पड़ा होता है। आइए जी नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। कंपोनेंट में फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या है जी, डबल मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास ये न्यूक्लियस, ये भी आपके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, साइटोप्लाज्म की तरफ होगी। जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, वो न्यूक्लियस के कंटेंट को प्रिजर्व कर रही होगी। और जो आउटर जो होगी वो लिंक होगी विद ईआर,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो अंदर वाली है मैंने कहा वो क्या कर रही है, कंटेंट को प्रिजर्व कर रही है। तो अगर आप ये डायग्राम देखिए तो आपको ER से कनेक्शन भी नजर आ रहा है और इसकी डबल मेम्ब्रेन भी क्या हो रही है, नजर आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पोर। तो जरा डायग्राम देखिए, जहां पे दोनों मेम्ब्रेन्स अटैच होती हैं वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। कोई भी कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आना है या बाहर से अंदर आना है, कौन सा कंटेंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकता है। याद रखिएगा DNA अंदर था, तो जब mRNA बनता है तो वो अंदर से बाहर जाता है, तो वो जो है वो इन्हीं सुराखों से होके जाता है। और ये सुराख जो है ये प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, ये बंद भी होते हैं और खुल भी सकते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था जो प्रोटीन्स होती है मेम्ब्रेन की वो दो तरह की थी, एक चैनल्स प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होती है, कोई चीज अटैच होती है रिसेप्टर पे तब ये खुल जाते हैं गेट, और जब चीज नहीं होती तब ये अपने आप को क्या रखते हैं, बंद रखते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम अंदर से बन के बाहर आते हैं, न्यूक्लियोलस बना रहा होता है, तो अंदर से जब वो बाहर आते हैं तब भी वो क्या कर रहे होते हैं, इन्हीं सुराखों को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर हमारे पास एक सेल है जो कि अनडिफरेंशिएट है, मीन नॉट प्रॉपरली परफॉर्मिंग फंक्शन, इनएक्टिव है, मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं एग सेल, तो उनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियर पोर्स होंगे। मिसाल के तौर पे 30,000 पर न्यूक्लियस क्या हो सकते हैं, इनकी तादाद हो सकती है। लेकिन हमारे पास अगर मैच्योर एक सेल है, फुली डिफरेंशिएट सेल है जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, तो उसमें 3 to 4 क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जिनसे क्या होगी, मूवमेंट वगैरह होगी। याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता जब वो मैच्योर हो जाता है। हाँ, एक चीज बहुत बड़ी होगी, वो इसका होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्रॉपर इसको क्या कर रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा। खैर, कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ द सब्सटेंस पासिंग थ्रू देम, तो डेफिनेटली ये जो पोर्स है इनका काम क्या है, जो ट्रैफिक गुजर रही है, जो सब्सटेंस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ रही है, उसको प्रॉपर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है जी, इसके कंपोनेंट्स में न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है, बिल्कुल सेंटर में डार्कली स्टेन पार्ट होता है सेल के बिल्कुल, न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और याद रखिएगा ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। तो राइबोसोम आपके पास विदाउट था, न्यूक्लियोलस आपके पास विदाउट है, साइटोस्केलेटन आपके पास विदाउट है। सो मे बी 1 or more, तादाद में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स, 2 रीजन होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 पेरिफेरल यानी साइडों वाला रीजन इसका, जिसमें क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होंगे और प्रीकर्सर्स होंगे, सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, यानी राइबोसोम के छोटे छोटे टुकड़े होंगे और साथ कुछ प्रोटीन के क्या होंगे, फाइबर्स होंगे। और सेंट्रल जो रीजन है वो क्या होगा, वहां पे होगा जी RDNA और RNA। अब RDNA क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा RNA बनता है फ्रॉम DNA। जब वो DNA से बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हर तरह का RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो वो DNA का कंपोनेंट जो rRNA बनाता है उसे rDNA बोलते हैं। सो राइबोसोमल DNA का कंपोनेंट जो कि राइबोसोमल RNA बना रहा होगा वो यहां पे होगा। फंक्शन जी, तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम, यानी ये राइबोसोम बना के क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो अंदर वाला जो मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में बेशुमार एंजाइम्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। अब मटेरियल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। स्टूडेंट, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जैसे सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज में आता रहता है, ये श्रिंक होते हैं और श्रिंक होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स बने किससे हैं, या क्रोमैटिन मटेरियल बना किससे है, DNA और हिस्टोन। DNA पे याद रखिएगा चार्ज होता है कौन सा, नेगेटिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट। और साथ है हिस्टोन, हिस्टोन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इजीली अटैच हो जाते हैं और एक मैच्योर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स क्या है जी, क्रोमैटिन मटेरियल रिप्लेस हो जाता है इनटू क्रोमोसोम, और इसमें है क्या, DNA और हिस्टोन
प्रोटीन। और एक क्रोमोसोम में हमारे पास क्या होते हैं, दो आइडेंटिकल फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। बोथ आर हेल्ड बाय विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। चेक कर लीजिए, क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो दो आर्म्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। और जहां से ये अटैच है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम में, याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है। जब वो रेप्लिकेट होगा, दो क्रोमैटिड्स बनाएगा तो वो एक का एक रेप्लिकेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जी, हमारे पास जो नंबर है इनके क्रोमोसोम्स के, वो जनरेशन टू जनरेशन, सॉरी स्पीशीज टू स्पीशीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो हमारे पास जर्म लाइन सेल होते हैं, यानी कि जिन्होंने गैमीट्स बनाने हैं, वहां इनकी तादाद आधी होती है। और जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, बॉडी के नॉर्मल सेल, वहां पे इनकी तादाद क्या होती है, डबल होती है। जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है विच एन इंडिविजुअल कंटेन, उन्हें डिप्लॉइड कहते हैं, वो 2n होती है। जबकि उनका जो हाफ होता है उन्हें हैप्लॉइड कहते हैं, और n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो every function of the cell controlled by the gene which are the small segment of the DNA in the chromosome। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम हमने कहा डीएनए और किससे बना है, वो बना है हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शन को कंट्रोल करते हैं इन योर बॉडी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो कि आपके पास क्या है, हेरिडिटी यूनिट होते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक जनरेशन में कांस्टेंट मैं बता चुका हूं, डिप्लॉइड हैप्लॉइड बता चुका हूं। जरा नंबर याद रखिएगा, फ्रॉग में 26, हाफ कितने, 13, और पेयर भी कितने, 13। फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर बन गए। अनियन में 16 होते हैं, 8 पेयर बन गए। पोटैटो में 48, 24 बन गए। गार्डन पी में 14, कितने बन गए, 7। और विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन 46 क्रोमोसोम, और पेयर कितने बन गए, 23 बन गए। आइए इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, यानी एमसीक्यूज करते हैं। नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स इन द रेड ब्लड सेल्स, अल्फा है जी 1 to 2, बीटा है जी 3 to 4, चार्ली है जी 4 to 5, डेल्टा है जी 6 to 7। तो हमारे पास यहाँ पे होता है जी 3 to 4, यानी कि बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स हेल्ड बाय, तो नंबर 1 अल्फा है जी क्रोमैटिड्स, बीटा है जी सेंट्रोमियर, चार्ली है जी डीएनए, डेल्टा है जी हिस्टोन। तो स्टूडेंट सेंट्रोमियर होता है जो कि इनको क्या कर रहा होता है, हेल्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल्स फंक्शन थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ। अब सेल के फंक्शन न्यूक्लियस किस तरह कंट्रोल करता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ये एमआरएनए भी बनाता है, टीआरएनए भी बनाता है, और तीनों एमआरएनए भी, टीआरएनए भी और राइबोसोमल आरएनए भी, तीनों को बना के ये क्या कर रहा होता है, फंक्शन को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि सेल का हर एक फंक्शन जीन पे डिपेंड करता है, और जीन जब भी फंक्शन करता है वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बनाने के लिए आपके पास राइबोसोमल आरएनए का भी होना जरूरी है, ट्रांसफर आरएनए का भी होना जरूरी है, और एमआरएनए का भी होना जरूरी है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, तब जाके फंक्शन क्या होगा, कंट्रोल होगा। फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम, अल्फा न्यूक्लियस, बीटा न्यूक्लियोलस, चार्ली क्रोमोसोम, डेल्टा लाइसोसोम। तो स्टूडेंट फैक्ट्री राइबोसोम की न्यूक्लियोलस होता है, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट, इफ वी डिस्कार्ड द न्यूक्लियोलस ऑफ अ सेल देन इट विल बी अनएबल टू। तो आपने न्यूक्लियोलस डिस्कार्ड किया है तो डेफिनेटली क्या नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी। तो चार्ली ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन डीएनए एंड आरएनए, किस में नहीं होगा, न्यूक्लियाई उनमें तो होता है। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में नहीं होता। साइटोप्लाज्म इसमें होता है जी, राइबोसोम होते हैं जहां आरएनए होता है, एमआरएनए भी होता है। नेक्स्ट, वायरसेस, उनमें भी डीएनए और आरएनए होता है। आइए जी लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सो पहला विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होता और यूकैरियोट में होता है। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, तो प्रोकैरियोट में नहीं होते, बड़ी दफा पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, साइटोस्केलेटन नहीं होता, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी अपरेटस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट में बहुत ज्यादा होते हैं। साइज में आइए तो साइज में प्रोकैरियोटिक सेल 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होता है, 10 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ द राइबोसोम की तरफ आइए तो प्रोकैरियोटिक 70s, बड़ी दफा बताया था आपको, और यूकैरियोट में 80s। लार्जर सब यूनिट का भी पता होना चाहिए, स्मॉलर सब यूनिट का भी पता होना चाहिए, और दोनों को लिंक करने वाला जो है वो मैग्नीशियम आयन, वो भी पता होना चाहिए। सेल वॉल कॉम्पोजिशन, तो जो हमारे पास सेल वॉल है इन केस ऑफ बैक्टीरिया,
यानी कि प्रोकैरियोट, वो होती पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसे आप म्यूरिन भी बोलते हो। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट, अगर तो प्लांट है तो सेलुलोज, और अगर फंजी है तो क्या बनेगा, काइटिन। नेक्स्ट है जी सेल डिवीजन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन। तो प्रोकैरियोट में जो है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होती, यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल होती है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी पॉइंट शुरू में किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेल डिवीजन, तो प्रोकैरियोट जो है वो बाइनरी फिशन करते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, एग्जैक्ट माइटोसिस नहीं है, जबकि जो दूसरे हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, वो माइटोसिस भी करते हैं, मियोसिस भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम्स कॉम्पोजिशन, तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन का बना होता है, अभी पढ़ के आए हो। नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोट में बहुत ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ द सेल, तो प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोट आपके पास जो है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी। अमीबा यूनिसेलुलर की एग्जांपल है, पैमेशियम यूनिसेलुलर की एग्जांपल है, आप खुद जो है वो मल्टी सेलुलर की एग्जांपल है। न्यूक्लियोलस जो है एब्सेंट होता है और उसमें क्या होता है जी, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एग्जांपल्स, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आपके पास क्या है जी, प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में बेशुमार आप खुद सारे इसी में आते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक जो था वो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ यूनिट 1 का। सो इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।